नमस्कार दोस्तों, 21 फरवरी 1999 जब देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक बस के द्वारा दिल्ली से लाहौर के लिए रवाना हुए और वहां पर पहुंचने पर पाकिस्तानियों ने अटल बिहारी वाजपेयी का खूब धूमधाम से स्वागत भी किया। एक पल के लिए तो ऐसा लगने लगा था कि जल्द ही भारत और पाकिस्तान के बीच जो चल रहे विवाद है वो जल्द ही सॉल्व हो जाएंगे। जिसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी ने दोनों ने मिलकर आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें बेसिकली ये लिखा था कि हम अपने बीच चल रहे कई सालों के विवादों को भुलाकर एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे। और इस एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तानियों को 21 तोपों की सलामी दी जा रही थी। मगर इंडियंस को क्या पता था कि जिन पाकिस्तानियों को 21 तोपों की सलामी दी जा रही है वही पाकिस्तानी इंडियंस आर्मी को खत्म करने के लिए एक बहुत ही बड़े मिशन पर काम कर रहा था, जो कि भविष्य में कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। कहानी की शुरुआत होती है 21 फरवरी साल 1999 में, जब पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा एक प्लान डिजाइन किया जाता है और इस ऑपरेशन का नाम था बद्रा ऑपरेशन। और बेसिकली इस प्लानिंग का मेन मकसद ये था कि पाकिस्तानी आर्मी कारगिल के मेन जिले में इलीगल तरीके से एंटर करना चाहती थी, क्योंकि कारगिल जम्मू कश्मीर के ऐसे एरिया में पड़ता था जहाँ पर अक्टूबर और नवम्बर के महीने में वहाँ का टेम्परेचर -40 से -50 डिग्री नीचे चला जाता था, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ने लगती थी और जिसके कारण वहां की इंडियंस आर्मी अक्टूबर और नवंबर के महीने में अपने अपने कैंप्स को खाली करके वापस घर लौट आते थे। मगर इस बार पाकिस्तानियों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, जिसके बाद कुछ दिनों तक वेट करने के बाद जैसे ही अक्टूबर का महीना आया, कारगिल का टेम्परेचर कम होने लगा, जिसकी वजह से वहां पर ठंड बढ़ने लगी। जिसके बाद इंडियंस आर्मी ने हर बार की तरह इस बार भी अपने अपने बंकर्स खाली करने का डिसाइड किया और इस डिसाइड के बाद इंडियंस आर्मी ने अपने अपने बटालियन के साथ वहां के सारे बंकर्स खाली करके अपने अपने घर लौट गए। मगर पाकिस्तानियों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। जैसा कि आप लोग भी जानते हो कि पाकिस्तान कोई आज का दोगला नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने अपने बंकर्स खाली करने के बजाय उन बंकर्स पर भी जाकर अपना कंट्रोल कर लिया जो कि इंडियंस आर्मी खाली करके गए थे। जिसके बाद पाकिस्तानियों ने एक प्लान बनाया कि वो श्रीनगर से लेह तक जाने वाले NH हाईवे नंबर 1 को ड्रोन से उड़ा देंगे, क्योंकि इस हाईवे के टूट जाने के बाद उनके मेनली 2 फायदे पूरे हो रहे थे। पहला ये था कि वो इनडायरेक्टली कारगिल में एंटर कर जाते और दूसरा ये कि वो सियाचिन पर उनका पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाता, क्योंकि इस हाईवे के टूट जाने के बाद इंडियंस का सियाचिन से कंट्रोल पूरे तरीके से हट जाता और उनके सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते। और इस प्लानिंग के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। तारीख थी 3 मई 1999। तोशी नामदयाल, जिसका याक खो गया था, और वो अपने दोस्त के साथ अपने याक को ढूंढने के लिए निकले थे और तभी उन्होंने देखा कि पहाड़ी से कुछ मीटर नीचे कुछ लोग रहने के लिए बंकर्स बना रहे थे और उनके पास बहुत ही हैवी मात्रा में मिसाइल्स और बहुत ही हैवी मात्रा में मशीन्स गन थी। जिसके बाद वो वहां से भागकर ये इन्फॉर्मेशन इंडियंस आर्मी को देते हैं और जिसके बाद इंडियंस आर्मी भी इस बात को कंफर्म करने के लिए तुरंत हेलीकॉप्टर से सर्वे के लिए निकल जाते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल राइट थी। जिसके बाद 5 मई 1999 को इंडियंस आर्मी के द्वारा एक पेट्रोलिंग पार्टी भेजी जाती है ताकि उन घुसपैठियों को पकड़ा जा सके। और जैसे ही इंडियंस आर्मी इस सर्वे के लिए निकलती है तो उन्हें उस लोकेशन पर पहुंचने से पहले ही उन्हें गोलियों से जान से मार दिया जाता है। और इस इंसिडेंट के बाद इंडियंस आर्मी को ये लगता है कि एक आतंकवादी हमला है और इसलिए इंडियंस आर्मी इस बात को उतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेती है। मगर कुछ दिनों बाद 9 मई 1999 को कारगिल के मेन जिले पर एक तोप का गोला आकर गिरता है, जहाँ पर इंडिया के गोला बारूद का पूरा स्टॉक रखा था और उस तोप के गिरने की वजह से इंडिया को एक झटके में ही 127 करोड़ का लॉस हो जाता है। मगर इस इंसिडेंट के बाद इंडियन आर्मी ने इस बात को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया और जब जांच की गई तो पता चला इसके पीछे कोई आतंकवादी नहीं बल्कि पाकिस्तानियों का ही हाथ था। और जिसके बाद इंडियंस आर्मी ने पाकिस्तानियों पर अटैक करने का डिसाइड किया, मगर उनके सामने 2 बड़े चैलेंजेस थे। पहला ये था कि इंडियंस आर्मी पाकिस्तानियों पर डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकती थी, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी कारगिल के हर एक एरिया पर अपना कंट्रोल कर रखा था। और जिसके बाद इंडियंस के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा था और वो था नेशनल हाईवे नंबर 1। मगर वहाँ पर भी इनके सामने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी और इसका डिसएडवांटेज ये था कि अगर इंडियंस आर्मी उस हाईवे से होकर जाती तो उनके ऊपर डायरेक्टली अटैक हो जाता, क्योंकि द्रास की पहाड़ियां बहुत ही ऊंची थी और जिसकी वजह से पाकिस्तानियों की हाइट पर होने की वजह से वो इंडियंस आर्मी को इजिली मार देते। और इंडियंस के इस प्रॉब्लम के बाद इंडियंस को ये नहीं समझ में आ रहा था कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि पाकिस्तानी कारगिल के हर एक बंकर्स पर अपना कब्जा कर लिया था और
तभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडियन आर्मी के द्वारा थल सेना की तरफ से एक ऑपरेशन चलाया गया और जिसका नाम था विजय ऑपरेशन। और इस ऑपरेशन के जरिए मेनली 3 से 4 जगहों को अपने कंट्रोल में करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था, जैसे कि तोलोलिन, 5.4590, 5.5.40 और लास्ट में जाकर आता था टाइगर हिल, जिस पर झंडा गाड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था क्योंकि सिर्फ इसकी हाइट ही 18,000 फीट ऊंची थी। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि उन पहाड़ियों पर चढ़ना, क्योंकि अगर वो सीधे पहाड़ी पर चढ़ते तो वो डायरेक्टली पाकिस्तानियों द्वारा मारे जाते और इसीलिए इंडियन आर्मी ने ये डिसाइड किया कि वो सीधे ना चढ़कर बल्कि नीचे की एरिया से अटैक करेंगे। और इस डिसाइड के बाद इंडियन आर्मी ने पीछे से जाकर तोलोलिन पर कब्जा किया, जिसमें गोरखा कमांडो, राजपूताना राइफल्स और स्पेशल ग्रेनेडियर जैसे जवान इसमें शामिल थे। और इसी तरह तोलोलिन पर कब्जा करने के बाद इंडियन आर्मी ने 5.5.40 के एरिया को भी अपने कंट्रोल में कर लिया था। और इसी तरह हर एक एरिया को अपने कंट्रोल में करने के बाद अब बारी थी टाइगर हिल की, जो कि इंडियन आर्मी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था। और टाइगर हिल की हाइट इतनी ज्यादा होने की वजह से जब इंडियन आर्मी टाइगर हिल पर चढ़ने लगे तो पाकिस्तानी आर्मी के पास हाइट का एडवांटेज होने की वजह से वो लगातार ग्रेनेड और हैवी मशीन गन से लगातार फायरिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारे कई सारे जवान रास्ते में ही शहीद हो गए। और इतनी ज्यादा हाइट होने की वजह से इंडियन आर्मी को टाइगर हिल पर चढ़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और जिसके बाद इंडियन आर्मी ने यह डिसाइड किया कि वो ऊपर से ना जाकर बल्कि घूमकर पीछे से जाएंगे ताकि टाइगर हिल को जीता जा सके। और इस प्लानिंग के बाद इंडियन आर्मी ने टाइगर हिल के 3 एरिया पर अपने 3 बटालियन के साथ अटैक कर दिया। और पाकिस्तानियों के लगातार फायरिंग करने के बाद भी इंडियन आर्मी लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। और 7 घंटे के इस ऑपरेशन के दौरान 20 जुलाई 1999 को इंडियन आर्मी ने टाइगर हिल पर अपना तिरंगा लहरा दिया। मगर सिर्फ टाइगर हिल को जीत जाने के बाद ये वॉर खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी भी कई सारे पॉइंट्स ऐसे बचे थे जिन पर पाकिस्तानियों का ही कंट्रोल था। और उनको जीत पाना इंडियन आर्मी के लिए उतना भी ज्यादा इजी नहीं था, क्योंकि अब की ये फाइट और भी ज्यादा हाइट पर होने वाली थी। क्योंकि अब जितने भी पॉइंट्स बचे थे उनकी पहाड़ियां उबड़ खाबड़ थी और उस पर चढ़कर फाइट करना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया ने 26 मई 1999 को एयरफोर्स ऑपरेशन अपना सफेद सागर लॉन्च किया। और इस ऑपरेशन के लॉन्च होने के ठीक अगले ही दिन यानी कि 27 मई 1999 को इंडियन आर्मी ने अपना एक फाइटर प्लेन MiG-27 को लॉन्च किया, जिसके पायलट थे नचिकेता। और जैसे ही ये प्लेन पहाड़ी एरिया में फाइट करने के लिए पहुंचा तो अचानक से इसमें टेक्निकल इशू आ जाने की वजह से ये प्लेन रास्ते में ही क्रैश हो गया और वो इंडिया में ना गिरकर बल्कि पाकिस्तान के बॉर्डर की साइड गिर गया। इंडियन आर्मी को ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये प्लेन कहाँ गायब हो गया, क्योंकि उस प्लेन के रडार कनेक्शन के टूट जाने की वजह से उसके लोकेशन को ढूंढने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और जिसको ढूंढने के लिए एक दूसरा प्लेन भेजा जाता है जिसका नाम था MiG-21 और इसके पायलट थे अजय अहलुवालिया। अजय अहलुवालिया उस प्लेन को ढूंढने के लिए बहुत ही नीचे की एरिया से उड़ान भर रहे थे ताकि उस प्लेन को इजिली ढूंढा जा सके। और जैसे ही अजय अहलुवालिया अपने प्लेन के साथ पाकिस्तान की बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगते हैं तभी पाकिस्तानियों के द्वारा उनके ऊपर स्ट्रिंगर मिसाइल से अटैक कर दिया जाता है। और जिसके बाद अजय अहलुवालिया उस प्लेन का एग्जिट बटन दबाकर उस प्लेन से नीचे की तरफ कूद जाते हैं। और जिसके बाद पाकिस्तानी अजय अहलुवालिया पर हैवी मशीन गन से फायरिंग करने लगते हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे कि जब अजय अहलुवालिया पर अटैक किया जा रहा था तो आसमान से उनके बॉडी के टुकड़े नीचे गिर रहे थे। और इस मौत के बाद इंडियन आर्मी ने ये फैसला किया कि वो फाइटर प्लेन की जगह हेलीकॉप्टर का यूज करेंगे, क्योंकि फाइटर प्लेन्स की मेन प्रॉब्लम ये थी कि इनकी स्पीड ज्यादा होने की वजह से ये सीधे स्पीड में निकल जाया करते थे और जिसकी वजह से दुश्मन कहां से अटैक कर रहा है उनकी लोकेशन ढूंढने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और रही बात हेलीकॉप्टर की, तो उसकी स्पीड बहुत ही कम होती है जिसकी वजह से उसे कहीं भी रोका जा सकता है ताकि दुश्मनों के लोकेशन का पता भी लगाया जा सके। और इस पूरी प्लानिंग के बाद इंडियन आर्मी ने हेलीकॉप्टर को फाइट में भेजने के लिए डिसाइड किया। मगर यहाँ पर भी इंडियन आर्मी के सामने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम ये थे कि Mi-24 और Mi-35 जैसे जितने भी बड़े बड़े फाइटर हेलीकॉप्टर्स थे ये हाइट के लिए तो एकदम परफेक्ट थे, मगर इनकी लोडिंग पावर बहुत ही ज्यादा कम थी, क्योंकि ये सिर्फ 10,000 फीट तक ही ऊपर उड़ सकते थे। और लड़ाई कहाँ हो रही थी?
18,000 फीट ऊपर, जो कि एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग मूवमेंट था। और इस प्रॉब्लम के बाद इंडियन आर्मी ने ये डिसाइड किया कि हम इन हेलीकॉप्टर की बजाय एक नए हेलीकॉप्टर का यूज करेंगे, और जिसके लिए उन्होंने Mi-70 हेलीकॉप्टर को सेलेक्ट किया। मगर इसमें भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर सिर्फ सवारियों को ले जाने के लिए बनाया गया था और अब बारी थी इसकी फाइट में यूज होने की, तो इसलिए इसमें मिसाइल को ले जाने के लिए कोई भी सिस्टम नहीं दिया गया था। और फिर इंडियन आर्मी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस हेलीकॉप्टर में 2 अलग अलग पोर्ट्स जोड़ दिए, ताकि मिसाइल को इतनी हाइट पर इजिली ले जाया जा सके। और इसी तरह के उन्होंने 4 हेलीकॉप्टर को सेलेक्ट किया। मगर इस अटैक के दौरान इंडियन आर्मी ने एक बात का स्पेशली ध्यान रखा था, और वो ये था कि पाकिस्तानी आर्मी हेलीकॉप्टर्स या फिर फाइटर प्लेन्स पर स्ट्रिंगर मिसाइल से अटैक करती थी, जो कि इंडियन आर्मी के लिए एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज था, क्योंकि स्ट्रिंगर मिसाइल गर्मी को सूम कराती थी। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडियन आर्मी ने उन 4 हेलीकॉप्टर्स में फ्लेयर सिस्टम दिए थे। और इस फ्लेयर सिस्टम का फायदा ये था कि जब भी पाकिस्तानी आर्मी इंडियंस पर अटैक करेंगे तो वो इस सिस्टम का यूज करके मिसाइल की दिशा को उल्टा मोड़ देंगे, जिसके कारण वो इजिली वहां से अटैक करके वापस लौट आएंगे। मगर उन 4 हेलीकॉप्टरों में से एक हेलीकॉप्टर में ये सिस्टम नहीं दिया गया था, और जिस बात का डर था वही हुआ, क्योंकि जब ये चारों हेलीकॉप्टर्स अटैक कर रहे थे, जिसमें से 3 हेलीकॉप्टर तो इजिली अटैक करके वापस चले आए, मगर जो चौथा हेलीकॉप्टर था जिसमें ये सिस्टम नहीं दिया गया था, वो भी भीषण फायरिंग करने के बाद अचानक से उस पर स्ट्रिंगर मिसाइल हिट हो जाने की वजह से वो हेलीकॉप्टर वहीं पर क्रैश हो गया, और इस क्रैश में भी कई सारे जवान वहीं पर शहीद हो गए। मगर इस बार भी इंडियन आर्मी बिल्कुल भी नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने इस मिशन को अंजाम देने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी को पूरी तरीके से चेंज कर दिया, जिसके बाद इंडिया ने इस फाइट के लिए अपने सबसे भारी प्लेन मिराज 2000 को लॉन्च किया, और उसको इस फाइट के लिए भेजा गया। वही जहाज जिन्हें पाकिस्तानियों ने सिर्फ ये कहकर मना कर दिया था कि इतने भारी प्लेन का हम क्या करेंगे, ये किसी भी काम का नहीं है। और आज उसी जहाज ने पाकिस्तानियों के एरिया में घुसकर पाकिस्तानियों के जिंदा जीते जी उसका बलात्कार कर दिया, क्योंकि ये एक ऐसा जहाज था जो लेजर गाइडेड बॉम्ब से अटैक करता था, और जिससे बच पाना बहुत ही मुश्किल था। और ये सब चल ही रहा होता है कि तभी एंट्री होती है इंडियन नेवी की, क्योंकि इस अटैक में अगर इंडियन नेवी की एंट्री ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद इंडियन नेवी ने भी अपना एक ऑपरेशन तलवार लॉन्च किया, और इस ऑपरेशन के लॉन्च होने के बाद इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के हर एक मोर्चे पर भीषण अटैक किया, और इस तरह इंडियन नेवी ने भी पाकिस्तानी नेवी के हर एक रास्ते को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि इंडियन नेवी पाकिस्तानी के जहाजों के ठीक बगल में एग्जैक्ट पॉइंट पर अटैक करती थी, और जिसकी वजह से पाकिस्तानी नेवी इंडियंस के एरिया में घुसने से डरती थी। और इस तरह इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानियों को हर एक मूवमेंट पर मुंह तोड़ जवाब दिया, और जिसके कारण फाइनली 2 महीने के इस वॉर के बाद 26 जुलाई 1999 को भारत की जीत हुई। हालांकि इस वॉर में हमारे इंडिया के कई जवान शहीद भी हुए, मगर फिर भी वो अपनी जान की परवाह न करते हुए लगातार लड़ते रहे। तो दोस्तों, अब फाइनली इस वीडियो के एंड तक आते आते मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।